हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफुआ डाइपोल पढ़ा था। उसमें हमने किसी एक्सियल पॉइंट पर हमने डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। इस लेक्चर में हम किसी डाइपोल के कारण उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है ये हमने कल भी डिस्कस किया था। लेट सपोज करिए कि एक डाइपोल है, इस डाइपोल में माइनस क्यू और क्यू चार्ज यहाँ पर 2a डिस्टेंस पर रखे हुए हैं और इसके जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसे मैं इक्वेटोरियल पॉइंट लाइन बोलता हूँ। और इस इक्वेटोरियल लाइन पर r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P। इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं देखूँ कि इस पॉइंट P पर इस माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवार्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो ये जो होगा वो E ऑफ माइनस क्यू होगा और ये जो डायरेक्शन होगी प्लस क्यू के कारण ये जो होगा ये हो जाएगा E ऑफ क्यू। अभी अगर मैं इसको पॉइंट आउट करूँ तो ये पॉइंट O है, A है, लेट ये B है। तो जो E ऑफ माइनस क्यू की डायरेक्शन होगी वो P से A की तरफ होगी और E ऑफ क्यू की जो डायरेक्शन होगी वो B से P के अलोंग होगी। ये डिस्टेंस A है। ये डिस्टेंस क्या है, A, क्योंकि हमने कहा था कि लास्ट जब डाइपोल की मैं बात कर रहा था तो मैंने ये बोला था अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का मतलब ये माइनस क्यू और क्यू डिस्टेंस अपार्ट। तो यहाँ पर मैंने उस डिस्टेंस को 2a माना था, तो अब ये डिस्टेंस कितनी हो गई A। लेट इस पॉइंट को मैं O मानूंगा। क्लियर है बच्चों। और अगर ये A है, ये R है, तो ये डिस्टेंस x हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। क्लियर है बात। तो x क्या होगा वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने कहा कि सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज कैपिटल Q प्लस Q। चार्ज Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा कि EQ इक्वल टू KQ अपॉन एक्स स्क्वायर, KQ अपॉन एक्स स्क्वायर। और मैं इसको लिख दूंगा अलॉन्ग BP वेक्टर। अलॉन्ग क्या लिख दूंगा, BP वेक्टर। या फिर EQ इक्वल टू KQ अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। एक्स की वैल्यू होगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। क्यों होगी बच्चों, देखिए ये हाइपोटेनस है तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अलॉन्ग BP वेक्टर। क्लियर है बच्चों। तो अगर मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू कितनी होगी, ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू कितनी होगी, तो वो आ जाएगी E ऑफ माइनस क्यू इक्वल टू KQ अपॉन एक्स स्क्वायर। और यहाँ आगे मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और उसकी डायरेक्शन जो होगी वो हो जाएगी अलॉन्ग PA वेक्टर। क्या हो जाएगी बच्चों, अलॉन्ग PA वेक्टर। देखिए अलॉन्ग PA वेक्टर। क्लियर है बात। देखिए तो मैंने कहा अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P तो EP होगा वो EQ वेक्टर प्लस ऑफ E ऑफ माइनस क्यू वेक्टर होगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होगा। तो यहाँ पर क्या किया है मैंने, देखिए यार यहाँ पर मैं कंपोनेंट लूंगा बच्चों। क्या लूंगा मैं यहाँ पर, इसके कंपोनेंट लूंगा। तो लेट सपोज करो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अगर ये थीटा है तो इस क्यू का ये कंपोनेंट जो होगा वो हो जाएगा EQ cos थीटा और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा EQ sin थीटा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा E ऑफ माइनस क्यू cos थीटा और यहाँ जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा वो आ जाएगा E ऑफ माइनस क्यू sin थीटा। क्लियर है बच्चों। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं देखूं तो इसके नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो ऐड हो रहे हैं और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि देखो आप E ऑफ क्यू और E ऑफ माइनस क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है।
ई ऑफ क्यू और ई ऑफ माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, सेम है। इसलिए यहाँ पर जो मैं बोलूँगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज द सम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट of electric field due to either charge। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों चार्जेस, सभी चार्जेस यहाँ या दोनों चार्जेस के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के सम के बराबर होगा। एंड वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा, टी क्यू साइन थीटा is cancel out due to opposite in direction। और जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन में अपोजिट के होने के कारण कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है बात, कोई कंफ्यूजन है? तो अगर ऐसा है तो मैं बोलूँगा कि ई पी कितना होगा, ई पी हो जाएगा ई ऑफ क्यू कॉस थीटा प्लस ऑफ ई ऑफ माइनस क्यू कॉस थीटा। अगर ऐसा है तो मैं ई पी लिख दूंगा 2 इंटू ई ऑफ क्यू कॉस थीटा। क्लियर है बच्चों, ई पी इज इक्वल टू ई ऑफ क्यू कॉस थीटा। अब अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूँ तो देखिए बच्चों इसकी डायरेक्शन जो है वो ये डायरेक्शन है। और अगर मुझे पता है कि अगर मैं डाइपोल की बात करता हूँ तो मेरे पास एक डाइपोल मोमेंट नाम की टर्मिनोलॉजी होती है और उस डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस पी क्यू से प्लस क्यू होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पी वेक्टर की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई है वो इसकी अपोजिट आई है। तो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्शन की बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसका पी कैप। क्या लिख दूंगा मैं, पी कैप। पी कैप का माइनस, क्योंकि यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट में है। आप इसको एक बार सेव करिए स्क्रीनशॉट लेकर, देन इसके फर्दर कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए बच्चों अब मैंने क्या कहा कि अगर मैं EP की वैल्यू निकालूं तो EP हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ EQ। EQ की वैल्यू थी KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और अगर मैं cos थीटा की बात करूं तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है ये और हाइपोटेन्यूज कितना है x, या फिर x को लिखूंगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट। मैंने इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व किया तो देखिए बच्चों मुझे पता है कि Q इंटू 2A जो होता है वो P होता है। तो यहाँ पर Q इंटू 2A बन रहा है तो EP की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी K Q इंटू 2A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ अगर माइनस पी कैप भी लिखूंगा डायरेक्शन में, और यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको EP इज इक्वल टू KP अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस का पी कैप, माइनस का पी कैप। क्लियर है बच्चों, माइनस का पी कैप। और अगर मैं कहता हूं कि इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, अगर R बहुत बड़ा है A से, तो देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा EP इज इक्वल टू KP बाई R क्यूब माइनस पी कैप। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि देखिए यहाँ पर A को अगर मैं कैंसिल आउट कर दूँ तो ये R स्क्वायर की पावर 3/2 स्क्वायर से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा KP बाई R क्यूब। तो अगर मैं एक्सियल पॉइंट की बात कर रहा था तो मेरा आंसर आया था 2KP बाई R क्यूब और जो डायरेक्शन आई थी वो आई थी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। बट अगर मैं इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करता हूँ तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है वो आती है KP बाई R क्यूब, मतलब उसकी हाफ। और डायरेक्शन जो है वो उस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो आपको याद रखनी है, दे आर वेरी कंफ्यूजिंग, बट आपको ये ध्यान रखना है कि एक्चुअल में इक्वेटोरियल, मतलब अगर मैं बात करूँ कि ई वेक्टर एक्सियल की जो वैल्यू होगी वो 2 टाइम्स होगी माइनस ऑफ 2 इक्वेटोरियल की। आप इस तरह से याद रखिए कि एक्सियल की जो वैल्यू होगी वो 2 टाइम्स होगी इक्वेटोरियल की और डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी, क्योंकि ई एक्सियल जो होता है
वो होता है 2kp/r³ पी कैप, और ई इक्वेटोरियल जो होता है वो होता है kp/r³ पी कैप। ये दोनों वैल्यू जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद ध्यान रखिएगा, इस पर बहुत सारे कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं, आप इसको नोट करिए। देन फिर हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर कितना टॉर्क लगता है। पहले हम टॉर्क के बारे में जानते हैं, टॉर्क क्या होता है। देखिए तो टॉर्क किसी भी फोर्स का रोटेटिंग इफेक्ट होता है। किसी भी फोर्स का, अगर मैं किसी बॉडी पर फोर्स लगाता हूँ तो अगर वो रोटेट कर रही है, अगर वो रोटेशन मोशन दे रही है, तो मैं उसको बोलूँगा उसमें जो इफेक्टिव फोर्स है वो टॉर्क का काम कर रहा होगा। और अगर कोई फोर्स है जिस पर मैं फोर्स, या कोई बॉडी है जिस पर मैं फोर्स लगाता हूँ और वो ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, तो वहाँ पर टॉर्क जीरो होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देके समझता हूँ। सपोज करिए मेरे पास एक हैमर है, ये मेरे पास एक हैमर है, और इस हैमर का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो यहाँ कहीं होता है। तो अगर मैं इस सेंटर ऑफ मास के अराउंड जो फोर्स लगाऊंगा तो ये जो हैमर होगा ये अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि लीनियर मोशन करेगा, तो इसे मैं बोलूँगा ट्रांसलेशन मोशन। तो यहाँ पर फोर्स का काम एक ही है, वो ट्रांसलेशन मोशन प्रोवाइड कर रहा है, उसको लीनियर मोशन दे रहा है। सपोज करिए अगर मैं कहता हूँ कि इसी हैमर को, अगर इसी सेम हैमर को, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, इस पर अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊँ इस डायरेक्शन में, इसकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो फोर्स की सेंटर ऑफ मास से अलॉन्ग है, तो ये जो फोर्स होगा, ये जो फोर्स होगा ये इसको ट्रांसलेशन मोशन ना करवाकर इसको रोटेशन मोशन करवाएगा, और ये हैमर जो है वो अपनी पोजीशन से कुछ इस तरह शिफ्ट हो जाएगा, और मैं लगातार इस पर इसी पॉइंट पर फोर्स लगाता चलूँ तो ये रोटेट करने लग जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरा अप्लाइड फोर्स था जो कि सेम था मैग्नीट्यूड में, वो इस हैमर को रोटेशन मोशन दे रहा है। तो एक्चुअल में जो टॉर्क होता है वो किसी फोर्स का रोटेटिंग इफेक्ट होता है। तो रोटेटिंग इफेक्ट आने के लिए सबसे पहले फोर्स लगना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ यहाँ पर कि किसी डाइपोल पर कैसे एक फोर्स लगता है। सपोज करो मैं किसी पेन के या किसी बोतल के कैप को खोलता हूँ, तो मैं अपनी उंगलियों को इस तरह से पकड़ता हूँ, तो एक ये जो थंब है ये इसको इधर फोर्स लगा रहा है, और ये जो फिंगर है ये इसको इधर फोर्स लगा रही है। तो ये दो फोर्सेस का, इन दोनों की पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो अलग अलग है, तो ये उस पर एक रोटेटिंग इफेक्ट जो है वो पैदा करती हैं। इसलिए वो चीज़ जो है वो क्या होती है, रोटेट होती है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो सपोज करिए एक डाइपोल है, और ये जो डाइपोल है ये डाइपोल -q, ये किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से पड़ा हुआ है कि इसकी पी वेक्टर, इसकी पी वेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, पैरेलल। तो देखिए बच्चों, अगर मैं बोलूँ कि इस प्लस क्यू पर जो चार्ज लगेगा, फोर्स लगेगा, वो लगेगा F वेक्टर इज इक्वल टू QE वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मैं बात करूँ, इस पर बात करूँ, तो इस पर लगेगा F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ QE वेक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप देखिए कि इन दोनों फोर्स की पॉइंट एप्लीकेशन कितनी है, सेम है। तो इसका मतलब ये है कि इस पर नेट फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0, और टॉर्क नेट भी होगा वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों फोर्सेस की पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो अलोंग द सेम लाइन है। क्या है बच्चों, अलोंग द सेम लाइन। अब सपोज करिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि टॉर्क कैसे जनरेट होगा वो देखते हैं। देखिए बच्चों, सपोज करो मैं कहता हूँ कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल कुछ इस तरह से रखा हुआ है। यहाँ पर -q है और यहाँ पर q है, और यहाँ पर ये इसका p वेक्टर है। बच्चों ध्यान से देखना, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, या मैंने बोला कि E वेक्टर कुछ इस तरह से है और P वेक्टर इस तरह से, मतलब P वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, P वेक्टर और E वेक्टर के बीच में एक छोटा सा एंगल है थीटा। क्लियर है बच्चों। अब देखिए आप कि सपोज करिए अगर मैं बात करूँ इस प्लस क्यू पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F वेक्टर इज इक्वल टू QE वेक्टर इस तरफ, और इसकी बात करता हूँ तो लगेगा F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ QE वेक्टर इस तरफ।
ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। तो अगर ऐसा है तो देखिए बच्चों, अगर मैं इस फोर्स की पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की बात करूं या लाइन ऑफ फोर्स की बात करूं तो वो इस तरफ है, और अगर मैं इस फोर्स की बात करूं तो ये इस तरफ है। तो अब इस केस में दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है और उनके बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं खींच सकता हूँ। इसका मतलब दोनों फोर्सेस की जब लाइन ऑफ फोर्स अलग अलग होगी तब उस बॉडी पर टॉर्क अप्लाई होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल इस तरह से रखा हुआ है तो इस पर एफ नेट तो अभी भी जीरो होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स अभी भी जीरो है, एक इस तरफ जा रहा है एक इस तरफ जा रहा है। क्लियर है बात? बट अगर मैं बात करूँ टॉर्क नेट की तो इसमें टॉर्क नेट जीरो नहीं होगा। तो एक चीज ध्यान रखिए कि अगर डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसकी ओरिएंटेशन पर डिपेंड करेगा कि वो क्या चाहता है, उस पर टॉर्क लगेगा या नहीं लगेगा। तो अगर मैंने बोला कि वो उसके पैरेलल रखा हुआ है तो उस पर टॉर्क नहीं लगेगा। अगर मैं उसकी पैरेलल या इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा मैं उसको डिस्प्लेस कर दूंगा तो उस पर टॉर्क लगेगा, और टॉर्क लगने के बाद डाइपोल ये चाहेगा कि मैं अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाऊं। तो हमको इस टॉपिक में यही कैलकुलेट करना है कि उस डाइपोल पर जो टॉर्क लगेगा वो कितना लगेगा। अगर यहाँ पर टॉर्क एक नॉन जीरो क्वांटिटी है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, क्या वो हर एंगल पे भी डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। क्लियर है बच्चों? तो आपसे बहुत पूछा जाता है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि बताइए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डाइपोल पर नेट फोर्स जीरो होता है क्या? मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इन एनी पोजीशन, इन एनी ओरिएंटेशन, द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑलवेज जीरो। सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर मैंने एक डाइपोल बनाया है और वो जो डाइपोल है उसका ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से है कि द डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द ई वेक्टर। मतलब पी वेक्टर जो है, डाइपोल मोमेंट जो है, यहाँ पर मैं डाइपोल मोमेंट की यही बात करूंगा। तो डाइपोल मोमेंट जो है वो ई वेक्टर से थीटा एंगल बनाए हुए है, और जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि इस पर एफ वेक्टर क्यू ई वेक्टर इस तरफ लग रहा है, एफ वेक्टर क्यू ई वेक्टर माइनस क्यू ई वेक्टर इस तरफ लग रहा है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों लाइन फोर्सेस की लाइन ऑफ फोर्स है वो अलग अलग है। तो मैंने यहाँ पर एक इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाली है। क्यों डाली है? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं किसी टॉर्क की बात करता हूँ तो टॉर्क जो होता है वो होता है ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। अगर मैं इस डाइपोल पर लगने वाले फोर्स की बात करता हूँ तो डाइपोल पर लगने वाले टॉर्क की बात करता हूँ तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो अगर मैं ईदर फोर्स की बात करूँ तो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा वो तो होगा क्यू इंटू ई। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई। और अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूँ तो देखिए बच्चों, अगर ये एक लाइन ये है और एक लाइन ये है तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो ओ बी नहीं होगी क्या, ओ बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर ऐसा है तो मैं इस ओ बी को बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि किसी भी डाइपोल की जो ये लेंथ है वो कितनी होती है, 2a, ये थीटा है। तो मुझे पता है कि ओ बी जो होगा, या मैंने बोला कि ट्राइंगल ओ ए बी में ओ बी अपॉन ए बी जो होता है वो 2a होता है, सॉरी ओ बी अपॉन ए जो होता है साइन थीटा। तो ओ बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। तो अगर ऐसा है तो ओ बी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2a साइन थीटा। इसका मतलब क्या है बच्चों कि मेरे पास जो ओ बी की वैल्यू आई तो टॉर्क जो हो जाएगा वो आ जाएगा Q इंटू ई इंटू 2a साइन थीटा, Q इंटू ई इंटू 2a साइन थीटा। कैसे आया कि ओ बी की वैल्यू जो है वो मैंने कैलकुलेट कर ली, Q ई इंटू 2a साइन थीटा। अब देखिए मुझे पता है यहाँ पर बच्चों कि Q इंटू ई 2a जो होता है वो क्या होता है, P होता है। तो मैं टॉर्क को लिख सकता हूँ यहाँ पर P ई साइन
थीटा, पी साइन थीटा। और अगर मैं बात करूँगा कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में थीटा कितना है 0 डिग्री, तो टॉर्क जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0। और अगर मैं बोलता हूँ कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पर टॉर्क कितना हो जाएगा थीटा मैक्स, और वो कितना हो जाएगा पी इंटू ई। मतलब क्या है कि अगर मैं इस टॉर्क को सपोज करिए ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो अगर मैंने बोला कि माइनस क्यू प्लस क्यू इस तरह से रखे हुए हैं 0 डिग्री पर, तो इस पर टॉर्क जो होगा वो 0 होगा। बट अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो इस पर टॉर्क क्या होगा मैक्सिमम होगा। और अगर मैं बात करता हूँ वेक्टर फॉर्म की, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन वेक्टर फॉर्म तो टॉर्क वेक्टर जो आता है वो आता है P क्रॉस E। P क्रॉस E यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट है, और वेक्टर प्रोडक्ट तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ टाउ वेक्टर कैन बी कैलकुलेटेड बाय राइट हैंड थंब रूल। तो टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन है वो हम राइट हैंड थंब रूल से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना हमारा टॉर्क आया है। क्लियर है बच्चों? तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है पी ई साइन थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर, जो वो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में लगने के बीच का एंगल है। अगर थीटा 0 डिग्री है तो जो टॉर्क होगा वो 0 होगा, और अगर थीटा 90 डिग्री है तो टॉर्क जो होगा वो क्या होगा मैक्सिमम होगा। क्लियर है बच्चों? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने हमारा डाइपोल कंप्लीट किया है, जिसमें हमने आज इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है, और किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगने वाले टॉर्क के बारे में पढ़ा है जब वो किसी यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हो। आप इसको एक बार पढ़िएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।